एक बार फिर आप सबका इस चैनल में स्वागत। आज इस वीडियो में हम एक महान यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु, उनके जीवन परिचय, रचना और उनके महत्वपूर्ण दास प्रथा संबंधी विचारों का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। अरस्तु अरस्तु यूनानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का सिरमौर रहा है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को प्रारंभ और समृद्ध करने का श्रेय यूनानी विचारक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को जाता है। जहां प्लेटो ने आदर्शवादी अध्ययन पद्धति द्वारा पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन को प्रारंभ किया, वहीं प्लेटो के प्रिय शिष्य अरस्तु ने यथार्थवादी, आगमनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग कर वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन को बढ़ावा दिया। इसीलिए अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक कहलाता है। अरस्तु के वैज्ञानिक अनुसंधान से प्रभावित होकर मैक्सी ने भी उन्हें प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। अरस्तु स्वयं ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस की संज्ञा दी है, क्योंकि वह राज्य नामक नैतिक और सर्वोच्च संस्था से संबंधित अध्ययन करने वाला विषय है। अरस्तु यूनानी राजनीतिक चिंतन में वो राजनीतिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका जन्म स्टैगिरा एथेंस में 384 ईस्वी में हुआ। पिता निकोमाकस राजवैद्य रहे थे और माता फेस्टिस गृहिणी थी, लेकिन बाल्यकाल में ही माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में प्लेटो के शिक्षणालय अकादमी, जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाता है, में प्रवेश लिया और अपने चिंतन और ज्ञान पिपासु प्रवृत्ति के कारण शीघ्र ही प्लेटो के प्रिय शिष्य बने। प्लेटो ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें अकादमी का मस्तिष्क कहा था। अरस्तु 342 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के राजा फिलिप्स के आमंत्रण पर सिकंदर को पढ़ाने मैसिडोनिया पहुंचे, जो विश्व में सिकंदर महान के रूप में विख्यात हुआ। प्लेटो ने भी एथेंस में लीसियम नामक शैक्षणिक संस्था, ये गलत लिखा हुआ गया है यहाँ पर, प्लेटो की जगह अरस्तु ने एथेंस में लीसियम नामक शैक्षणिक संस्था को 335 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और 12 वर्ष तक उसके प्रधान रहे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद एथेंस वासियों ने मैसिडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अरस्तु के मैसिडोनिया समर्थक होने के कारण उन पर विद्रोह का आरोप लगने लगा, तो हत्या के भय से वो कैलिसिस नगर चले गए और 322 ईसा पूर्व में वहां उनका देहांत हो गया। महत्वपूर्ण रचनाएं। अरस्तु विलक्षण प्रतिभा अर्थात अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने राजनीतिक दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। जैसे उन्होंने एथेंस का संविधान लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, मेट्रोलॉजी, पोएटिक्स, ऑर्गेनन, यूडेमस, द एनिमा, द डायले, कैटेगरीज, निकोमैकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लेकिन इन सभी रचनाओं में अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ कृति पॉलिटिक्स है, जिसमें उसके समस्त राजनीतिक विचारों का वर्णन मिलता है। बार्कर ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल 1948 में अरस्तु की पॉलिटिक्स को 8 भागों में विभाजित करते हुए उसे मैग्नस ऑयस कहा है। मैग्नस ऑयस का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ कृति। बार्कर
का कहना है कि अरस्तु ने प्राय वैज्ञानिक की तरह लिखा है। उसके ग्रंथ क्रमबद्ध, समीक्षात्मक एवं सतर्क हैं। उसमें कल्पना की उड़ान नहीं है, उनमें यथार्थ का पुट है। इसी प्रकार उनके दास प्रथा संबंधी विचार हैं। सोफिस्ट विचारक हैं, वो इसके विरोधी हैं, लेकिन प्लेटो मौन है। लेकिन अरस्तु एक वैज्ञानिक विचारक होते हुए भी दास प्रथा का समर्थक है। देखते हैं क्या उनके विचार हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में उसके प्रथम भाग में दास प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जहां निर्जीव वस्तु संपत्ति है, वहीं सजीव वस्तु ही दास है। यूनानी नगर राज्यों की व्यवस्थाओं में दास एक महत्वपूर्ण अंग था। अरस्तु से पूर्व होमर ने भी, जो एक बड़ा विचारक माना जाता है, दास प्रथा का समर्थन किया था। लेकिन सोफिस्ट जो विचारक हुए हैं वो दास प्रथा के विरोधी थे। प्लेटो जहां दास प्रथा के प्रति मौन है, अरस्तु दास प्रथा का एक बड़ा समर्थक है। अरस्तु के अनुसार दास कौन हो सकता है? अर्थात अरस्तु कहता है जो मस्तिष्क से शून्य है वह दास, जो स्वयं का नहीं दूसरों का है वह दास है, परिवार की जो सब सजीव संपत्ति है वह दास है। इस प्रकार अरस्तु का मानना है कि प्रकृति का यह नियम है कि हीन लोगों के ऊपर उत्तम लोगों को शासन करना चाहिए, इसलिए दासता उचित ही नहीं बल्कि प्राकृतिक है, प्रकृति है, स्वाभाविक है ये। इस प्रकार अरस्तु दासता के संबंध में प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थक है। अरस्तु ने दासता के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं। दासता प्राकृतिक है, अर्थात अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रकार का बनाया है। दुबले पतले व्यक्ति स्वामी बनने के लिए होते हैं और हष्टपुष्ट उन्होंने जो बनाया वो दास बनने के लिए, इसलिए दासता प्राकृतिक है। दूसरा, स्वामी को अवकाश प्राप्ति हेतु दास आवश्यक है, क्योंकि स्वामी विधायी और न्याय कार्य में सक्रिय भागीदार हो, इसके लिए अन्य कार्यों हेतु दास की आवश्यकता होती है, इसलिए दास आवश्यक और प्राकृतिक है। तीसरा, दासों के लिए अनुकूल। दास जब स्वामी के संपर्क में रहता है तो उसमें नैतिकता और बुद्धि का विकास हो जाता है, अतः दासों के लिए भी यह लाभकारी है। चौथा, सैनिकों में वीरता भावना के लिए दास प्रथा के कारण युद्ध क्षेत्र में सैनिक भविष्य में दास ना बन सके, इसके लिए पूरी शक्ति और वीरता के साथ युद्ध कौशल भी दिखाते हैं। पांचवा, यूनानी कभी दास नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार यूनानी श्रेष्ठ है, बुद्धिमान प्रजाति है, उसे कभी दास बनाया नहीं जा सकता। तो ये तर्क हैं जिनके आधार पर प्राकृतिक असमानता अर्थात दासता के वो अरस्तु समर्थक है। अरस्तु ने दो प्रकार की दासता बताई है। स्वाभाविक दासता अर्थात जो जन्मजात दास होते हैं, हष्टपुष्ट लोग। दूसरा, कानूनी दास अर्थात जो युद्ध में जीतकर दास बनाए जाते हैं। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की समालोचना। अरस्तु एक रूढ़िवादी परंपरावादी विचारक है जो नगर राज्यों में प्रचलित परंपराओं के प्रति श्रद्धा भाव रखता था, लेकिन एक वैज्ञानिक सोच रखने के कारण अरस्तु ने कभी क्रूर दासता का समर्थन नहीं किया। दास को उचित संरक्षण देते हुए पुत्रवत व्यवहार स्वामी के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना था। तथा दासों में यदि बुद्धि आ जाए तो उसे तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता है, लेकिन क्रूर दासता का समर्थन नहीं करता, इसीलिए उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। थैंक यू।